मेरे वीडियो का यह छठवां पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं आज नया टॉपिक भाषा शिक्षण के सिद्धांत। चलिए तो देखते हैं भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं। इस भाषा मिश्रण का सिद्धांत, बालक जिस सामाजिक व्यवस्था में रहता है वहाँ से वह स्वयं सीखना शुरू कर देता है। शुरुआती दौर में वह अनुकरण द्वारा ध्वनियों को बोलना सीखता है, फिर दूसरों की ध्वनियों को समझकर उससे वार्तालाप करने की कोशिश करता है। बाद में उन क्रियाओं में व्यस्त हो जाता है। शिक्षण एक कला है। शिक्षण क्या है? एक कला है, और इस कला में प्रवीण होने के लिए अध्यापक को चाहिए रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए। इस प्रकार भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, किसी वस्तु को दिखाकर उनकी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार प्रश्न पूछकर, कक्षा खेल विधि का प्रयोग कर, पूर्ण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़कर, ज्ञान को बालकों के जीवन के साथ जोड़कर इस प्रकार भाषा शिक्षण कराया जा सकता है। अगला है क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। भाषा शिक्षण के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रखकर शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि कक्षा में पढ़ाते समय आदर्श वाचन के पश्चात बालकों से अनुकरण वाचन कराकर सक्रिय कर सकते हैं। ठीक है। अगला है बालकों को मौखिक वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, घटना वर्णन, कहानी कहना व सुनना आदि क्रियाओं को क्रियाशील रख सकते हैं। अगला है अर्जित ज्ञान लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर देकर सक्रिय कर सकते हैं। इस प्रकार जो है क्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण के दौरान बालकों को अधिक से अधिक क्रियाशील रख सकते हैं। अगला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। बालक अपनी माता या पिता की गोद से ही भाषा सीखना आरंभ कर देता है। जैसे जैसे वह बढ़ता है, आसपास के वातावरण से सीखकर ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार वह सुनना व बोलना सीख जाता है। अगला है सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कक्षा में जितने बालक विद्यार्थी या होते हैं, सभी की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी की रुचि भी अलग अलग होती है। तब सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है, इसलिए शिक्षक को उनकी विभिन्नताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न कराना चाहिए। अगला है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा के दो रूप लिखित और मौखिक होते हैं। मौखिक पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक सुनता है और बोलता है, तथा लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बालक पढ़ने और लिखने के दौरान का अर्जन करता है। क्या करता है? पढ़ने और लिखने के कौशल का अर्जन करता है। अगला है बालक की बुद्धि, इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड। इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड। बुद्धि शब्द प्राचीन काल से ही व्यक्ति की तत्परता, तत्कालीनता, समायोजन तथा समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में प्रयोग होता रहा है। सभी व्यक्तियों में सापेक्षिक, रचनात्मक एवं निर्माणवाद से संबंधित मौलिक चिंतन की योग्यता समान नहीं होती है। इसलिए संबंधित कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्न हैं, जिनमें से हैं फर्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार बालक की बुद्धि की परिभाषा दिया गया है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की क्या है? एक विधि है। टर्मन के अनुसार क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार क्या है? बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला है वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? वुड्रो के अनुसार जो बुद्धि जो है ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। अब डियरबर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि क्या है? सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। हैनमान के अनुसार जो बुद्धि क्या है? बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहिता ज्ञान। हैनमान के अनुसार क्या है? बुद्धि जो है
बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। अगला परिभाषा है बीने के अनुसार जो है बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। बीने के अनुसार क्या है, बुद्धि जो है चार शब्दों में निहित है, जिनमें से ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है, सत्य तथ्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। थार्नडाइक के अनुसार क्या है, सत्य तथा दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। क्या है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है। प्रिंटर के अनुसार अगला क्या है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। प्रिंटर के अनुसार क्या है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक है। अगला है काल्विन ने कहा है, काल्विन की परिभाषा क्या है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। काल्विन के अनुसार क्या कहा है, काल्विन ने कहा है यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें क्या है, बुद्धि है। अगला है रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक है। अगला स्टर्न के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषा जो है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। ठीक है। गाल्टन ने क्या कहा है बुद्धि के अनुसार, गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। गाल्टन का मत है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बकिंघम के मतानुसार बुद्धि क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार क्या है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अतः इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बुद्धि में अतीत के अनुभवों का प्रयोग, नवीन परिस्थितियों में समायोजन, परिस्थिति को समझना तथा क्रिया को व्यापक रूप से देखना ही बुद्धि है। अगला है, मोटे तौर पर इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता है। क्या है, फर्स्ट, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता, संबंधों को समझने की योग्यता, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता। ये सभी योग्यताएं जो बुद्धि से ही प्राप्त होती हैं। बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति स्वयं को तथा दूसरे को समझता है। सच यह है कि सामाजिक तथा वैयक्तिक परिवेश में अंतःक्रियात्मक गतिशीलता तथा क्षमता का नाम बुद्धि है। ठीक है। बुद्धि की विशेषताएं इस प्रकार हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने गत अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि क्या करती है, व्यक्ति को अपने गत अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता देती है। अगला है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। बुद्धि जो है व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। अगला है, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। बुद्धि क्या करती है, व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। अगला है, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे
सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। बुद्धि क्या करती है? व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। अगला है बुद्धि। बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण पर प्रभाव डालता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला है प्रिंटर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक हो जाता है। प्रिंटर के अनुसार क्या कहा है? बुद्धि का विकास जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। ठीक है। अब आते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार क्या है? बुद्धि का विभाजन करना एक कठिन कार्य है। बुद्धि तो वह क्षमता है जिसका उपयोग व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों तथा परिवेश में करता है। ई.एल. थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। ई.एल. थॉर्नडाइक ने क्या किया है? 3 प्रकार के बुद्धि का उल्लेख किया है, जिनमें से है फर्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि अंतर्गत क्या है? सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसी सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझता है। ऐसे लोगों को सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता है तथा समाज में इनकी प्रतिष्ठा उच्च स्तर की होती है। सामाजिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? सामान्य मानसिक क्षमता से होता है। ठीक है। जिसके सारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझता है और लोगों को सामाजिक संबंध काफ़ी अच्छा होता जाता है। ठीक है। समाज में इनकी प्रतिष्ठा जो है उच्च स्तर पर होती है। इस प्रकार सामाजिक बुद्धि हो गया। अगला है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, अब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत क्या है? अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति जो है शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छा चिंतन कर लेता है। अगला है अमूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। अमूर्त चिंतन को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है। अगला है मूर्त बुद्धि। अगला है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। बुद्धि निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हैं? बुद्धि क्या है? वह किन तत्वों से निर्मित है? वह किस प्रकार कार्य करती है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने का अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया। फलस्वरूप उन्होंने बुद्धि निर्माण के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो उनके स्वरूप तथा निर्माण पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। जिनमें से है फर्स्ट है एक कारक का सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बीने महोदय ने किया था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने महोदय ने किया था। इन्होंने इसका प्रचलन सन 1911 में किया। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन स्टर्न तथा एबिंगहास ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक खंडात्मक होती है जिसकी मात्रा मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। इसे सामान्य बुद्धि का नाम भी दिया जाता है। एक कारक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामान्य बुद्धि का नाम भी दिया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार आते हैं अगला है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, इसके अंतर्गत इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला महोदय है स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन महोदय ने किया है। इसके अनुसार बुद्धि में 2 कारक है अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता है जी कारक। ठीक है। द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता एस कारक। सामान्य योग्यता
सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। ठीक है, जिनमें से है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों में ही पाई जाती है। इसमें स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार यह डायग्राम से समझाया गया है। ठीक है, ये सामान्य कारक सिद्धांत और एक द्विकारक सिद्धांत। अगला है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। उपरोक्त चित्र में दीर्घवृत्त ए और वी क्रमशः शाब्दिक तथा गणितीय परीक्षणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षण एक दूसरे से सहसंबंधित अतः दीर्घवृत्त एक दूसरे को आच्छादित कर रहे हैं। आच्छादित करने वाला संपूर्ण क्षेत्र जी कारक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। शेष दोनों परीक्षणों का स्वतंत्र क्षेत्र S1 और S2 का द्वारा प्रदर्शित किया गया है। दोनों परीक्षणों का स्वतंत्र क्षेत्र क्या है? S1 और S2। ठीक है, उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि विशिष्ट योग्यताओं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, आते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। अगला है समूहकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन है। थ्रस्टन का यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थ्रस्टन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है, उन्होंने कारक विश्लेषण विधि को विकसित किया है। ठीक है, क्या है? थ्रस्टन जो है कारक विश्लेषण विधि का विकसित किया है। समूह कारक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन है। थ्रस्टन का यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थ्रस्टन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने कारक विश्लेषण विधि को विकसित किया है। कारक विश्लेषण विधि को क्या क्या है? विकसित किया है। ठीक है, थ्रस्टन ने अपने समूह कारक विश्लेषण के आधार पर निम्न 7 मौलिक मानसिक योग्यताओं का पता लगाया है, जिनका विवरण निम्न है। ठीक है, फर्स्ट है वाचिक योग्यता। यह वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका उपयोग करता है। अगला है संख्यात्मक योग्यता। यह वह योग्यता है जिसके आधार पर व्यक्ति साधारण गणितीय प्रक्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि को करता है। ठीक है, अगला है वस्तु प्रेक्षण योग्यता। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति वस्तु प्रेक्षण करता है तथा वस्तु प्रेक्षण संबंधों को समझता है तथा ज्यामितीय समस्याओं में इसको समझते हैं। जैसे कि अगला है प्रत्यक्ष परक योग्यता। अगला क्या है? प्रत्यक्ष परक योग्यता। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उनका शुद्ध प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसे पढ़ने आदि में शब्दों में पहचानना। स्मृति योग्यता। अगला है स्मृति योग्यता। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अधिगम करता है तथा प्राप्त सूचना को धारण करता है। अगला है तार्किक योग्यता। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करता है तथा उनका उपयोग करता है। इस योग्यता के आधार पर ही व्यक्ति नई समस्याओं के समाधान हेतु पुराने अनुभवों को भी रखता है या उपयोग करता है। ठीक है, तार्किक योग्यता के अनुसार ही क्या करते हैं लोग? पुराने अनुभवों को भी नई अनुभवों के साथ जोड़कर उपयोग करता है। अगला है शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता। इस योग्यता के आधार पर शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता है। यह योग्यता व्यक्ति के व्यक्तित्व कारकों से संबंधित हो सकती है। ठीक है, थ्रस्टन के बाद के अध्ययनों के आधार पर तर्क में 2 योग्यताएं आगमन तथा निगमन मानी जाती हैं। आगमन तथा निगमन को मानी गई हैं। गिलफोर्ड का त्रि-आयाम सिद्धांत।
गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि कुछ प्राथमिक योग्यताओं की संरचना मात्र है। उनका विचार था कि प्रत्येक बौद्धिक योग्यता की माप अलग अलग ढंग से की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने माना है कि विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं में कुछ समानताएं भी होती हैं। इन समानताओं को उन्होंने 3 सामान्य श्रेणियों में रखा जो निम्नवत है। फर्स्ट है संक्रिया। संक्रिया किसी दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली मानसिक योग्यताओं के स्वरूप ही व्याख्या संक्रिया के अंतर्गत आती है। प्रमुख 5 मानसिक योग्यताएं निम्नवत है, ठीक है, जिनमें है फर्स्ट है संज्ञान। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में पुनः स्मरण कर उसे पहचानने का प्रयास करता है। संज्ञान के द्वारा जो व्यक्ति किसी वस्तु के विषय में पुनः स्मरण कर उन्हें पहचानने का प्रयास करता है, ठीक है। अगला है स्मृति। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अपने विगत अनुभवों के आधार पर वर्तमान से संबंध स्थापित करता है। अगला है अपसारी चिंतन। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग अनेक दिशाओं में करता है। वह विभिन्न दिशाओं में सोच सकता है तथा परिस्थिति के अनुकूल निर्णय ले सकता है। उसकी सोच एकांगी नहीं होती। अगला है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन अपसारी चिंतन का दूसरा रूप है। व्यक्ति के लिए दोनों ही प्रकार के चिंतन जीवन में महत्व रखते हैं। इस प्रकार की योग्यता में व्यक्ति इस प्रकार सोचने में समर्थ हो जाता है कि वह अंत में किसी समस्या हेतु ठीक निष्कर्ष पर पहुंच जाए, ठीक है। अभिसारी चिंतन के माध्यम से जो है व्यक्ति जो है किसी समस्या को इस प्रकार से सोच सकता है कि वह ठोस निष्कर्ष पर किसी समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। अगला है मूल्यांकन। इस योग्यता के आधार पर व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है या जिस समस्या पर कार्य कर रहा होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखने का प्रयास करता है। तभी वह संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन कर उपयुक्त रीति से सही निर्णय पर पहुंच जाता है, ठीक है। अगला है विषय वस्तु। विषय वस्तु विमर्श से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसकी सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। गिलफोर्ड ने इस प्रकार की सूचनाओं को 4 भागों में विभक्त किया है। क्या क्या है दोस्तों? फर्स्ट है प्रभागों की आकृति, प्रतीकात्मक भाषा तथा व्यवहारात्मकता का उल्लेख है, ठीक है, इन 4 भागों के अंतर्गत। जिसमें इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।